तो एमसीक्यू से कर रहे हैं हम स्टार्ट। तो पहला है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। The numerical ratio of displacement and distance, the numerical ratio of displacement the numerical ratio of displacement and distance for a moving object is the numerical ratio of displacement and distance for a moving object is, ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन ए है ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन बी है ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी है ऑलवेज मोर देन 1, और ऑप्शन डी है इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इन्होंने बोला है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो रेशियो किसका बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करना है। न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ऐसा है कि अगर मेरा इनिशियल पॉइंट ए है ए है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना शुरू करता है, वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर घूमता हुआ कैसे भी करके वो यहाँ पर फाइनली पॉइंट बी पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई सड़क है, मान लीजिए कि सड़क कैसी भी हो सकती है, कर्व्ड सड़क है, फिर ऐसी है, फिर एक टर्न आ जाता है, फिर एक शार्प लेफ्ट टर्न, फिर शार्प लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, ऐसे घूमते हुए हम पॉइंट बी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रैवल करता है। हाँ, तो यहां से लेकर ए से लेकर बी तक जो पूरी की पूरी लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हाँ, अब आप ये देखिए कि ये जो ए है, इसी से नीचे आप ऐसे और ऐसे लाइंस ड्रॉ करो, और ए से बी तक का जो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो एस हो जाएगा, और ये जो पूरी लेंथ होगी ये होगी डिस्टेंस। तो मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। बराबर किस केस में होगा? जब रोड जो है वो टेढ़ी मेढ़ी ना होकर बिल्कुल सीधी रोड होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि रोड ऐसी है कि हम यहाँ पर पॉइंट ए पर हैं और ये यहाँ पर पॉइंट बी है, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, पहली चीज, और उससे छोटा हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या उसके छोटा हो सकता है। तो अब सुनिए, इन्होंने तो न्यूमेरिकल रेशो की बात करी है ना, तो रेशो समझना और जरूरी है। आप ये बताओ, 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है जब कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में क्या होगा? 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा?
0.5। 0.5, तो ये आ गया 0.5। पहली चीज तो ये हो गई। फिर एक काम करते हैं, अब 2 है और 2 को डिवाइड कर दो 8 से, तो क्या आएगा 0.25। यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी 0.25। ये 1 से बड़ा है या छोटा है? 1 से छोटा, लेस देन 1। 0.5 ये भी 1 से छोटा है। तो इसका मतलब जब भी कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा आएगा। कभी भी कुछ भी देख लो आप। आपने ये कहा कि चलिए 10/8 कर लेते हैं, तो 8 1 जा 8, ठीक है। 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, 2 0 20, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4, 4 0 40, 8 5 जा 40। तो रिजल्ट क्या आ गया 1.25। 1.25 क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो जहां पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा हमारा फ्रैक्शन 1 से बड़ा आएगा। जहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो फ्रैक्शन 1 से छोटा आएगा। तो आप चाहे तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि अब वो पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो दो केसेस हो सकते हैं। एक चीज तो ये है, केस फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूंगा केस फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। तो जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1, पहली चीज तो ये। केस सेकंड, केस सेकंड है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेट रोड हो बिल्कुल, तो उसमें हम ये बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, जब दोनों इक्वल हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। तो मैं ये देख रहा हूँ हो क्या रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो या तो 1 से छोटा आएगा लेस देन 1, और या फिर 1 के बराबर आएगा। तो लेस देन और इक्वल टू 1 कौन सा ऑप्शन है, इक्वल टू और लेस देन 1, ऑप्शन नंबर डी। सबको आ गया समझ में, ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सक्यूज है। मी सर। हाँ जी बोलिए। सर एक बार दोबारा समझा दो। हम ये कहते हैं कि जब भी कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो जो फ्रैक्शन आता है, जो रिजल्ट आता है वो 1 से बड़ा आता है, ठीक है। और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो रिजल्ट आता है वो 1 से छोटा आता है। आप देख लीजिए, एग्जांपल लिया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 1 जो है वो 2 से छोटा है। तो रिजल्ट आ रहा है 0.5। 0.5 1 से तो छोटा ही है ना। इसी तरह से 2/8 करा तो 2/8 को सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 क्या होता है 0.25। 0.25 इज अगेन लेस देन 1। तो मैं ये देखूंगा कि जहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो रिजल्ट हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो वही चीज यहाँ पर समझाई थी कि अगर मैं ए से बी तक ऐसे घूमते फिरते जाता हूँ तो मेरा डिस्टेंस तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन लेंथ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आप साफ समझ में आ रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा होता है। कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी होता है। जब स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पर आप सीधे जा रहे हैं, तो कभी कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी होता है। तो देयर कैन बी टू केसेस, केस वन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। जब छोटा है तो रेशो क्या आ जाएगा, लेस देन 1। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल हैं तो समथिंग अपॉन समथिंग, ए अपॉन ए क्या हो जाएगा 1। 1 ही होता है जब सेम चीज होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में।
तो रिजल्ट आपका क्या आ गया इस केस में 1। तो दो केसेस हैं, रिजल्ट क्या आया कि ये रेशो या तो लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो इक्वल टू और लेस देन 1, समझ गए? यस सर। ठीक है जी, आगे चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। In which of the following cases of motion in which of the following cases of motion, comma, the distance moved and the magnitude of displacement the distance moved and the magnitude of displacement are equal. Are equal. चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। If the car is moving on a straight road, option A. Option B, if the car is moving on a circular road. Option C, if the pendulum is moving to and fro. Option D, if a planet is moving around the sun. देखिए, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, पहला ऑप्शन सही है कि गलत है? पहला ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमने ये आपको अभी अभी समझाया है कि अगर स्ट्रेट लाइन में ही कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आएंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए तो सही आ गया, लेकिन हम अपने समझने के लिए ये समझेंगे कि ऑप्शन बी, सी और डी गलत कैसे है। ऑप्शन बी, सी और डी गलत कैसे है वो देखते हैं जरा। तो अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, तो ऑप्शन बी में क्या है? इफ द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, तो आप ये मानिए कि ये सर्कल है, इस सर्कल पर कार ट्रेवल कर रही है, ये सर्कल का सेंटर है। कार ने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से स्टार्ट करके कार जो है वो इस पॉइंट पर आ गई। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? ए से लेकर बी तक का ये जो कर्व बना है, इस कर्व की लेंथ, वो तो डिस्टेंस हो जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? ए से बी आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, ये जो लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देने वाली जो टोटल लेंथ होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो आप ये देख लीजिए, ये ए बी बड़ा दिखाई दे रहा है कर्व और ये छोटा दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकता, तो इस वजह से ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे मूव करना, तो पेंडुलम इज लाइक दिस, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन होती है। इसको आप थोड़ा सा पीछे खींच लीजिए तो पेंडुलम यहाँ आ गई। फिर जब आपने यहाँ लाकर छोड़ दिया तो पेंडुलम ऐसे 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 मोशन करने लगेगी। तो आप ये देखो कि पेंडुलम ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, तो इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो ये हो जाएगा जैसे यहाँ से यहाँ इसने ट्रेवल करा, तो ये तो कर्व वाली लेंथ हो गई इसकी। फिर यहाँ से वापस आएगी तो हम ये कहेंगे जितना गई उतना वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ वाली कर्व लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ वाली कर्व लेंथ, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, कम क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। इफ अ प्लेनेट इज मूविंग अराउंड द सन, प्लेनेट इज मूविंग अराउंड द सन, वो बिल्कुल सर्कुलर मोशन की तरह है कि मान लीजिए ये सन है, मान लो कि ये सन है और प्लेनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर प्लेनेट गया तो मैं ये कहूंगा कि लेंथ डिस्टेंस तो उसका इतना बड़ा हो जाएगा, कर्व्ड लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन लेंथ। तो इसका मतलब बी सी और डी तीनों गलत है। ऑप्शन ए ही सही है। जब स्ट्रेट लाइन पर कोई कार चलेगी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। Magnitude of displacement is greater than the distance अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कि कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ना एक डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन की बात ना करके सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करी जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द magnitude of displacement is greater than the distance traveled by the object। is greater than the distance traveled by the object। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स, A is true, B is false, option C is can't say, और ऑप्शन डी है partially true or false। partially true और false, partially true और false का मतलब क्या है कि थोड़ा सा सही भी है थोड़ा सा गलत भी है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर तो हो सकता है, कम भी हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो पार्शियली ट्रू और फॉल्स होने के भी चांसेस नहीं है। अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस, तब तो मैं उसको कह देता पार्शियली ट्रू, क्योंकि फिर हम ये कहते हैं कि ये आधा बताया है आपने स्टेटमेंट। पूरा स्टेटमेंट तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम होता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तो वो बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ग्रेटर तो बिल्कुल ही टोटली झूठ बोल रहे हो आप, गलत बता रहे हो, समझ रहे हैं? तो क्या हो गया, फॉल्स है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओ डी ओ मी एम ई टी ई आर, ओडोमीटर। ओडोमीटर मेजर्स डैश कवर्ड बाय द व्हीकल्स।
dash covered by the vehicles. Option A, distance, displacement. ऑप्शन ए है डिस्टेंस, ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है रेफरेंस पॉइंट। ओडोमीटर कवर्स मेजर्स डैश कवर्ड बाय द व्हीकल्स। ओडोमीटर क्या होता है? हमारा जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या कार है, उसमें ना ऐसे आपने देखा होगा एक मीटर लगा रहता है, ठीक है? इस मीटर में ऐसे लिखा रहता है यहाँ पर, एक तो ये रहता है यहाँ पर नीचे, 1 2 4 7 8। एक यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट से एक नीडल कनेक्टेड होती है, इधर लिखा रहता है 0 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो ये जो नीडल है, ये नीडल क्या है, जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, तो ये नीडल ऊपर 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 चलती जाती है। तो अगर मान लीजिए हमारी नीडल 50 पर है, तो इसका मतलब ये 50 किलोमीटर पर आवर पर हमारा स्कूटर या मोटरसाइकिल चल रही है। ठीक है, अच्छा, और ये जो लिखा हुआ है 12,478, ये क्या है? डिस्टेंस, कि हमारी गाड़ी इतना चल चुकी है ना? तो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स बना हुआ है ना, इसको, ये जो पोर्शन है, इसको तो हम बोल देते हैं स्पीडोमीटर, और ये जो इतना सा पोर्शन है बेटा, इसको बोल देते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर इज फॉर डिस्टेंस एंड स्पीडोमीटर इज फॉर स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स। डिस्प्लेसमेंट, सोचो कि डिस्प्लेसमेंट होता तो पता चला कि मैंने अपना एक स्कूटर ले रखा हूँ, मैं स्कूटर से अपना कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से वापस आ जाता हूँ, तो मेरा तो उसमें वो ओडोमीटर तो जीरो ही दिखाता रहेगा कि भाई तुम गए और तुम वापस आ गए, तो तुम्हारा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं। जीरो जीरो जीरो, उसमें तो हमेशा जीरो ही रहता। भाई हम कहीं भी जाएंगे, लौट कर तो अपने घर ही आएंगे। हम मार्केट चले गए, वापस अपने घर आ गए, फिर जीरो। हम किसी और जगह चले गए, वापस अपने घर आ गए, फिर जीरो। तो वो तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर कभी नहीं होता, ओडोमीटर हमेशा डिस्टेंस बताता है। ठीक है, आप 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल 20 आएगा, उसमें रीडिंग जो है उसकी वो 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? आन्या, जानवी, सीमा, Yes, सोनी? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, if an object is moving with constant velocity, comma, then the motion is then the motion is
ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म मोशन, और ऑप्शन डी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो है ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, कांस्टेंट है, ठीक है। देन द मोशन इज क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ना 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 यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना, कि आप हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं बाई इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो वो तो कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप एक ही वेलोसिटी से चलते जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, कि आप बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पाथ what does the path of an object look like what does the path of an object look like when it is in a uniform motion? चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है स्ट्रेट, बी है कर्व्ड, ए है स्ट्रेट, बी है कर्व्ड, सी है जिगजैग, और डी है सर्कुलर। क्या होगा, स्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अगर देखिए कर्व तो हो ही नहीं सकता, है ना। कर्व अगर होगा, अगर हम मान लीजिए कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहे हैं, अगर हम कर्व पाथ फॉलो कर रहे हैं तो हम सेम स्पीड से टर्न नहीं ले सकते, हमें स्पीड अपनी थोड़ी बहुत कम जरूर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब फिर वो स्पीड कम कर दी आपने, तो वो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं रहा। सेम चीज जिगजैग, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हो तो सेम स्पीड पर तो टेढ़े भी नहीं जा सकते, गिर पड़ोगे, ठीक है। स्पीड थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, कई जगह ब्रेक लगाने पड़ेंगे, कई जगह बढ़ानी पड़ेगी, तो वहां पर भी नहीं हो सकता। सर्कुलर में तो सवाल ही नहीं उठता, सर्कुलर में तो हर इंस्टेंट पर आपको अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 7, द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड the speed of a moving object is determined to be
The speed of a moving object is determined to be 0.06 meter per second. 0.06 meter per second, full stop. This speed is equal to, this speed is equal to option A 2.16 kilometer per hour, option B 1.08 kilometer per hour, option C 0.216 kilometer per hour, और ऑप्शन डी 0.0216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड टू बी 0.06 मीटर पर सेकंड। आपको पता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। देखिए, अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक है, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, याद रखने का एक बहुत आसान सा आपको तरीका बता रहा हूं। 18 और 5 में बड़ा क्या है? 18। ठीक है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है। तो जब छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, मतलब 18 को ऊपर रखेंगे, छोटी को नीचे। हम छोटी को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखो, 18 ऊपर रखो, 5 नीचे रखो। किलोमीटर पर आवर बड़ी वैल्यू होती है, मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू होती है। किलोमीटर पर आवर को जब मीटर से पर सेकंड यानी कि छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करा जा रहा है तो छोटी वैल्यू को ऊपर रखो। बस ये तरीका है याद रखने का, भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, अब आप देखिएगा 0.06 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.06 इंटू 18/5। ठीक है, अब क्या होगा? ये पॉइंट गया और नीचे आ गया 100। भाई 18 6 होता है 108 अपॉन 100 इंटू 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 2 10, 5 1 5, 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3, 3 0 30। तो पॉइंट लगा दो और 5 6 30, तो 21.6। लेकिन दो जीरो है, इनको काट दो, दो जीरो को काटा तो पॉइंट दो प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.216 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी 0.216। ठीक है, ध्यान रहे, ये बड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ऐसी ऐसी चीजें। 0.0216 के बच्चा गलती में एकदम से फटाफट ये टिक करके चला जाए। ठीक है, तो मिलते जुलते आंसर बहुत मिलेंगे एमसीक्यू में, तो जरा ध्यान से करना होगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एवरेज स्पीड
the ratio of magnitudes of average speed and average velocity, average speed and average velocity is option A, always less than 1, option B, always equal to 1, option C, always more than 1, option D, equal to or more than 1. Equal to or more than 1. Equal to or more than 1. बताइए जी क्या होगा। मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का, मेरे हिसाब से दोनों इक्वल ही होंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कम हो सकती है। चलिए एक बार देखता हूं मैं इसका आंसर क्या है। ऑलवेज, एक तो दे रखा है ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू 1, एक ऑलवेज मोर देन 1। ऊपर स्पीड है, स्पीड तो ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो मोर देन 1, इक्वल टू और मोर देन 1, ऑप्शन डी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखता हूँ जरा। एट का डी है, इक्वल टू और मोर देन 1। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या स्मार्टनेस दिखाई है। जो स्पीड होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के हिसाब से मैं स्पीड निकालता हूँ। वेलोसिटी किसके हिसाब से निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जब बात करी जाएगी, तो जैसे हमने बोला था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह से स्पीड जो है वो वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड, कोई केस ऐसा हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो कि वहां पर हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाए। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो इक्वल के केस में तो 1 के इक्वल हो गया। नहीं तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा ही होता है। तो जब स्पीड जो है वो वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो रिजल्ट क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ गए? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर speedometer is a device which is used to measure, option A, average speed, option A, average speed, option B, average acceleration, average acceleration,
ऑप्शन सी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ऑप्शन डी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होगा बताएंगे? हाँ, जोर से तो बोलो। सर एवरेज स्पीड। हाँ, एवरेज स्पीड नहीं, ये तो गलत है। फिर क्या होगा? जब हम स्कूटर चला रहे होते हैं तो स्पीडोमीटर से हम अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। तो कौन सी स्पीड चेक करेंगे? उस टाइम जो हमारी स्पीड है, उस टाइम जो हमारी स्पीड है वो होती है, यानी कि उस इंस्टेंट पर जो हमारी स्पीड है, तो यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीडोमीटर में जो स्पीड नजर आती है वो उस इंस्टेंट की स्पीड नजर आती है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो बेटा ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज। यस सर। ओके। यस सर। चलिए जी, आगे चलता हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में है अ मोटर कार ट्रेवल्स विद अ स्पीड v1 motor car travels with a speed v1 from a to b, with a speed v1 from a to b, a to b, and returns back from b to a with a speed v2. Returns back from b to a with a speed v2. Full stop. The average speed of the car during its journey is the average speed of the car during its journey is option A v1 plus v2 by 2, option B v1 v2 upon v1 plus v2, option C 2v1 v2 upon v1 plus v2, और ऑप्शन डी अंडर रूट v1 v2। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा पक्का? सर सी। ऑप्शन सी होगा? यस चलिए, सर। बहुत अच्छी बात है। कैसे बताया ऑप्शन सी है? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है पहले v1 टू v2, फिर सिर्फ उसने वापस ट्रैवल बैक किया, तो सर टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे ना। चलिए जी, देखिए इसको कैसे करेंगे हम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, जो v1 प्लस v2/2 है ना, वो भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो होता है एवरेज वेलोसिटी का। वो एवरेज वेलोसिटी का होता है फॉर्मूला। अब जरा देखो, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आपने ये देखा कि ऑब्जेक्ट ने, एक मोटर कार ने पॉइंट ए से स्टार्ट करा और पॉइंट बी तक पहुंची। तो केस फर्स्ट देखो, मैं ये कहता हूं कि ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस है d इज इक्वल टू एक्स, और स्पीड कितनी है v1। तो टाइम जो लगेगा, टाइम क्या होता है फिर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एक्स अपॉन v1। ये समझ में आ गया? हाँ भाई, टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है ना। एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो टी इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, तो टी क्या हो गया, डी अपॉन एस। तो डिस्टेंस कितना है एक्स और स्पीड कितना है v1। ये तो केस 1 हो गया। फिर बात करो केस 2 की। केस 2 में भी उसने क्या करा कि बी से ए तक आ रहा है, तो डिस्टेंस तो अब भी एक्स ही ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। वो यहाँ से यहाँ अगर 2 किलोमीटर गया है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 किलोमीटर ही आना पड़ेगा, तो ये भी एक्स। और जो स्पीड है इस केस में वो है v2। तो इस केस में जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एक्स अपॉन v2। ठीक है, तो अब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। अच्छा, कोई भी दो नंबर होते हैं ना, उनका एवरेज ऐसे ही निकलता है v1 प्लस v2/2। तो ये जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए बड़े तेज होते हैं एमसीक्यू बनाने वाले हैं ना ये घुमा फिरा कर ऐसे ऑप्शंस रखते हैं कि बच्चा कंफ्यूजन में गलत ऑप्शन टिक कर दे। तो देखो जरा, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ बेटा, एक्स प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, t1 प्लस t2। एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 2x डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। t1 क्या है, x अपॉन v1, और t2 क्या है, x अपॉन v2। इसका एलसीएम ले लो। 2x डिवाइडेड बाई v1 और v2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, v1 v2। जब कोई भी दो अलग अलग नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v1 और v2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर v2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x v2, और v1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x v1। और बीच में प्लस का साइन आ गया, क्योंकि प्लस का साइन ही था बीच में। समझ गए? ठीक है, अब आप ये देखो कि ये डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2x मल्टीप्लाइड बाई v1 v2 अपॉन x v2 प्लस x v1। तो x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, v1 प्लस v2। x से x कट गया, 2 इंटू v1 v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है जी। तो बस, हाँ जी, क्या दोबारा बोलो, डी फॉर डिस्टेंस, t1 टाइम टेकन इन केस 1, ए से बी तक जाने में टाइम टेकन बाई टाइम टेकन इन केस 1, t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v1। ये हो गया। ठीक है जी, इतना कर लीजिए। और बाकी मेरा सजेशन ये है कि ये वाला आप जो क्वेश्चन बैंक है ये आप ले लो। इसमें जैसे मैं मोशन वाला चैप्टर देख रहा हूँ, तो 60 क्वेश्चन है। हमने अभी कितने करे, कौन सा था, 10th था ना। 50 क्वेश्चन और है, कर लो, मोशन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके।